अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और एक और नई एपिसोड में, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर हमारी कोशिश यही होती है कि आपको उन तमाम तर लोगों से मिलवाया जाए जिनको आप साल हर साल देखते हैं और मज़ीद सुनना भी चाहते हैं। वो लोग जिनके बारे में आपको पता ज़रूर होता है, लेकिन जो पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है ना, उसके बारे में आप लोग जानते हैं और आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि मज़ीद भी उस बारे में जो है वो जाना जाए। तो उसी मुनासबत से और मौके की मुनासबत का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ इस वक्त नामवर शायर और अदीब मौजूद हैं, उमैर नजमी साहब। तो इनको कहते हैं वेलकम और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर जी आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा उमैर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जो मैंने सुना कि आपने इंजीनियरिंग भी की, फिर आपने CSS भी किया, और कराची या पाकिस्तान की हम बात करें, हर इंसान यही कोशिश करता है और यही ख्वाब देख के बड़ा होता है कि CSS करूँगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और ज़िंदगी अयाशी के साथ गुजरेगी। उसके बाद ये सब कुछ करते करते आपने एक और टर्न लिया और आप शायर बन गए, और अभी आपको तमाम तर लोग इसी उससे जानते हैं कि आप एक बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये आपकी जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया, राइट लेफ़्ट आया, इसकी क्या वजूहात थी? सबसे पहले तो फैसला बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में आपकी जो आखिरी मंजिल होती है, आपकी पूरी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होते हैं और जो वाक़यात पेश आते हैं, वो सिर्फ ज़ीने होते हैं उस मंजिल तक पहुँचाने के। मैंने जो फ़ैसले किए, जो आप बता रही हैं कि मैंने जो कोशिशें की और वो करने में कामयाब भी हुआ, लेकिन वो शायद मेरी आखिरी मंजिल नहीं थी। आखिरी मंजिल शायद ये भी ना हो। अच्छा। शायद शायरी से भी मतलब शायरी तो रहेगी, क्योंकि एक बार शायरी आपके साथ तो जाने वाले तो नहीं होती। लेकिन जैसे आपने कहा है कि मेरे एक फील्ड है, तो शायद फील्ड और बन जाए, शायरी तो साथ रहेगी। मेरा शौक़ है, ये मेरा कोई प्रोफेशन तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग की हुई है, मेरा जो प्रोफेशन है वो तो उसी से रिलेटेड है। तो शायरी एक शौक़ है, ये तो शुरू से साथ था। लेकिन अब इस शौक़ ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो कहते हैं दिन का या ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है इसने। ज़्यादा वक्त मसरूफ़ियत में इसी की मसरूफ़ियत में गुजरता है। लेकिन बहरहाल वो सारी चीज़ें जो थीं, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ तक लाने के लिए थी। तो ये सारा कुछ किसी एक, जिसे कहते हैं डेस्टिनी, या जो भी जिसमें आप मानते हैं कि आपको कुछ ना, पूरी कायनात जो कहते हैं ना, मिलाने के लिए लग जाती है, कराने के लिए। तो शायद ये मेरी वो जहाँ मैंने पहुँचना था, तो ये सारे उसका रास्ता था। अच्छा उमैर साहब, जैसे हमने बात की ना, कभी कभी इंसान के शौक़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो हमारा यही होता है कि अच्छा यार, ये प्रोफेशन हमें ज़्यादा इनकम देगा, स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, तो हम ये कर लेते हैं। तो CSS करना अपने आप में कि हाँ ठीक है, और CSS किया, और उसके बाद इंसान कहता है यार अब तो चलो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। चलिए, हम जैसे बताया कि आपका शौक़ है, नॉर्मल ज़िंदगी में आप कहाँ क्या कर रहे होते हैं? इंजीनियरिंग साइड पर हैं, कुछ सरकारी नौकरी आपके पास जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, या किताबें लिख रहे हैं? चलें शुरू से शुरू कर लेते हैं कि मैंने जब इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं 1-1.5 साल जॉब की उसी फील्ड में। मेरी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, जिसमें सिविल और आर्किटेक्चर दोनों का पढ़ाया जाता है। तो मैंने 1 साल जॉब की उससे रिलेटेड। फिर मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ, एक आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, एक पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो मुझे लग रहा था कि प्रोफेशनली तो शायद मैं ग्रो कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक ही वो लगी बदी फिजा होती है। 9 to 5 जॉब है, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको महीने पर तनख्वाह मिल जाती है, आपको लगता है कि आपको इससे ज़्यादा के लिए करना चाहिए। तो मैंने वो कोशिश की, मैंने कहा देखते हैं और क्या मुझे लगता है कि मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने CSS का सोचा, मैंने वो अटेम्प्ट दी, वो हो गया, क्लियर हो गया। तो उसमें मैंने सोचा अच्छा ये भी हो गया, तो और क्या ऐसा है कि जो मैं चाहता हूँ करना। फिर मैंने सोचा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करने से बेहतर है कि ये वाला टाइम जो मैं अपनी तख्लीकात को, या वो, क्योंकि ये तो साथ साथ चल रही थी, मेरे स्कूल लाइफ से ही साथ है शायरी। तो पहले ज़रा आड़े तिरछी जिसे कहते हैं लकीरें खींच लिया करते थे, कुछ ना कुछ कह दिया करते थे, बकरा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ उस तरह के जो था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें फिर जिसे कहते हैं आपके तजुर्बात शामिल होते हैं, उसमें आपका मुतालिया, मुशाहिदा, जो आप भुगत रहे होते हैं, सब कुछ उसमें आता है। तो वो ऐसे ऐसे लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। तो मुझे लगा शायद यही वो ज़रिया है, क्योंकि पहचान या शनाख्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कुछ भी कर रहा है, उसको आखिरकार शनाख्त चाहिए होती है। शनाख्त या पहचान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खालिक को भी चाहिए थी। उसने इतनी बड़ी कायनात तख्लीक कर दी कि उसको पहचाना जाए। तो पहचान के लिए मेरे ख्याल में मेरे पास सबसे बेहतर मीडियम यही था, क्रिएटिविटी। क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा होता, सिर्फ आपके पास जो टैलेंट होता है वो इस्तेमाल होता है। बाकी चीज़ें आप खरीद लेंगे कब तक, वो जब तक आप उसको उसके अगर आप अहल नहीं हैं तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसका वक्त बहुत कम होता है।
एक जो नेचुरल टैलेंट आपके पास होता है वो सस्टेन भी करता है और लोगों को ज़्यादा अपील भी करता है और वो ज़्यादा देर तक आपके साथ रहता है। तो मेरे ख्याल में मेरा ये जो फैसला था कि मैं आखिरकार इसी को, मैंने अपने जो अपने का नौकरी शोकरी कुछ नहीं है, मेरा एक कारोबार है जो मेरा उससे रिलेटेड है, जो मैं जो आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। लेकिन वो मेरा काम ऐसा ही है कि बस वो मैं उसको किचन की हद तक चलाता हूँ। बाकी मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो हिस्सा है, मतलब इवन मैं घर में महीने में 2 या 3 दिन होता हूँ, बाकी फिर ये है कि सैरें कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। अच्छा उमर से मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो आपको जानते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके शेयर टिकटॉक पे सुन लिए, या उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख लिया। जहाँ से आपने शुरू किया, जब आपने शेर लिखे या जब आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, वो कौन सा ऐसा शेर था या वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको लगा कि अच्छा यार मैं तो वायरल हो गया? ये तब की बात है जब अभी रील्स नहीं थी, जब पोस्ट वायरल हुआ करती थी। फेसबुक पे एक ज़माना था जब पोस्ट आपकी वायरल हुआ करती थी। 2015 में मैंने एक गज़ल पोस्ट की थी जिसका शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये वो शेर था कि जब मुझे इवन ये फिनोमिना जो होता है कि वायरल होना होता क्या है, मुझे तो पता नहीं होता क्या, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मेरी प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी और मैं ऐसे इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं था। तो मैं पोस्ट करके सो गया, अगले दिन मैं उठा हूँ तो फेसबुक की कायनात बदली हुई थी मेरे लिए सारी। वो रिक्वेस्ट आ रही हैं, जगह जगह टैग किया हुआ है और लोग मुख्तलिफ इवन सब कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ये वो कहाँ से लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था। मैंने कहा अच्छा ये कहाँ तक बात पहुँच गई है। फिर मुझे उसने अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया के पास एक ऐसी पावर है कि आप कहीं बैठे हुए ग्लोबल रीच है आपकी। तो बाकी अब इसमें मज़े वाली बात यह है कि मेरा इवन टिकटॉक अकाउंट अपना कोई नहीं है। अच्छा, आई डोंट हैव एनी टिकटॉक अकाउंट। ये तो लोग जो चल रहे होते हैं वो कौन से हैं? वो यूट्यूब पे, जैसे मुशायरा मैंने पढ़ा है, कहीं भी उसकी वीडियो बनी, वो कहीं यूट्यूब पे या कहीं भी अपलोड होती है। उसमें आज आपके पास टूल्स हैं, यू कैन डाउनलोड इट और उसको आप फ्लिप करके आप अपने उस पर चला दें, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे वो कि कॉपीराइट का अभी तक मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा कानून है भी नहीं, और है भी तो जितना कानून जहाँ है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चलते हैं और लोगों को लगता है कि शायद वो हमें बाज़ों का बड़ा अजीब भी लगता है, कहते हैं कि आपको टिकटॉक पे देखा है। मतलब शायरी मेरे नज़दीक एक ऐसा मीडियम है या ऐसी चीज़ है जिसको कम से कम टिकटॉक के थ्रू वायरल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक बाकी जो चीज़ें जैसी वहाँ से वायरल हो रही होती हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी ये एक नेमत है कि कम से कम आपके इसके थ्रू काफ़ी लोगों तक, आपकी काफ़ी समातों तक, बसारतों तक आपका कलाम पहुँच जाता है। अच्छा, आप अपनी ईद कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? अपनी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ, घर में। घर में क्या करते हैं ऐसा? मीठा बना रहे होते हैं या कहीं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, वो कहा भी जाता है कि मर्द हजरात को कुछ खास शौक होता नहीं है ईद मनाने का, उनके लिए एक नॉर्मल छुट्टी का दिन होता है। आप अगर अपनी ईद मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? नहीं, हमारा तो एक बाकायदा पूरा जिसे कहते हैं कल्चरली बड़ा एक चीज़ है कि हम लोगों से अपने ईद का पहला पूरा दिन जो है रिश्तेदारों से मिलते गुजरता है हमारा। अमूमन लोग जैसे कहते हैं ना कि आजकल बड़ा एक वो कूल ट्रेंड बना हुआ है कि है ना कि हम सो जाते हैं आके, हम तो नींद पूरी करते हैं। ईद पे भी अगर आप सो रहे हैं तो फिर आप बाकी साल क्या करते हैं? मतलब ये कुछ दिन होते हैं जब आपने लोगों के साथ शेयर करना होता है, आपने मिलना होता है। सारा साल आप नहीं मिल पाते, मसरूफियत होती हैं। वो ईद के 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं, आपको चाहिए खुद अगर नींद भी आ रही है तो आप उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए परे करके सोने के लिए, तो आगे फिर पूरा साल पड़ा है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिन दिन से वैसे मुलाकात नहीं हो पाई काफ़ी अर्से से, उनसे मिलूं जाके, उनको इनवाइट करूं। तो मैं तो इन 3 दिनों को भरपूर तरीके से, जैसे कहते हैं, सोशली एक्टिव होकर मनाता हूं। अच्छा, पहले हम अक्सर यही बात कर रहे थे ना, जैसे हमारे दौर की अगर हम बात करें तो हमें ईदी मिल जाती थी 10-20 रुपए, हम बड़े खुश होते थे कि भाई 10-20 रुपए हमने दुनिया फतह कर ली। आजकल जो ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद बच्चे तैयार श्यार होकर उनकी कोशिश होती है कि भाई पैसे मांगे, क्योंकि तब तो ये होता था ना कि अगर कोई ईदी दे रहा है तो अम्मी ने घूर भी लिया तो नहीं भाई, हम वहीं पर हमारा सांस सूख जाता था कि पैसे नहीं लेने, अब कुछ भी हो जाए। अब आजकल बच्चे आके मांग भी रहे होते हो, तो अब आपको कितनी ईदियाँ मिलती थी और अब आप कितनी ईदियाँ देते हैं? मिलती तो वही जैसे आपने बताया कि जब मैं उस एज में था जब ईदी लेने वाले, तो हमारे लिए तो मेरे ख्याल में 5-10 रुपए काफ़ी हुआ करते थे, पूरा दिन गुजरता था, फिर भी बच जाते थे पैसे कुछ। पता नहीं आप इतनी पुरानी है कि नहीं, मैं तो हूँ। तो नहीं, तब कोशिश होती थी ना बचा लें, बाद में सवाल करेंगे। 2-3 दिन होते थे तो ईदी तो पहले दिन मिलती थी ज़्यादातर, क्योंकि बाकी तो बस मिलने मिलाने में होता था। तो अब तो खैर, लेकिन इसमें बात वही है, मैं कोई बात करूँगा तो वही होगा कि ये एंटी कैपिटलिस्ट और ये है वो है। हम सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, सारी साइकोलॉजी जो हमारी सोसाइटी ने एज अ होल सफ़र किया है इस बात के लिए कि आप दिखाने के लिए ज़्यादा
होना शुरू हो गया। एक चीज से कंटेंटमेंट या कनात कहते हैं, वो अब नहीं रही, और इसको आपने अपने बच्चों में मुंतकिल कर दिया है। आप उनको दिखाते ही हैं कि जिंदगी जो है आसाइशों का नाम है, खुश होने के लिए मटेरियल चीजें जरूरी है हमारे पास, खिलौना खुशी के लिए जरूरी है। हम तो मिट्टी के खिलौने खुद बना के खुश हुआ करते थे कि यार ठीक है कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जिसे कहते हैं मिट्टी के महल बना के और उसके राजा हुआ करते थे सारा कुछ। अब तो खैर जब तक आप उनको कुछ ना कुछ खरीद कर ना दे दें बच्चों को, तो अब तो खैर जो पौध आगे आ रही है मैं तो डरता हूँ कि वालिदैन पूरा कहाँ से करेंगे, क्योंकि जो देख रहे अपने आसपास होता हुआ कि सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हम, यूट्यूबर्स ने जो एक वो लेविश लाइफस्टाइल दिखाना शुरू किया हुआ है आजकल के, जिंदगी ये है कि सुबह उठे और हम ये कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैठ के खाना है, पैसे आ रहे हैं हमें, और ये गाड़ी ले ली, वो कर ली है, करोड़ों आ रहे। अब ये जो बच्चा देख रहा है छोटी एज से ही, वो तो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा बाप तो मेरा, हर बच्चे का बाप उसका हीरो होता है, ठीक है, वो उसका हर चीज की जो उम्मीदें होती हैं उससे जुड़ी होती हैं, वो अपने बाप से एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये सारी चीजें ये ला के देगा, और जब वो नहीं ला के देता तो जैसे हम देखते थे वेस्ट में कि आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनका विलन उनका बाप होता है, इसने हमें क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, हालांकि वो आपके लिए सेक्रीफाइस करके कम से कम आपको 16-17 साल तक उसने आपको कुछ करने नहीं दिया, यही बड़ी बात है। तो अब ये सारी बात खैर बड़ी सीरियस नोट की तरफ चली गई लेकिन वही बात जरूरी भी है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, अम्मी कभी लड़ाई हो जाए अम्मी अब्बू से, तो हम कह रहे होते हैं ना आपने क्या दिया है, तो अम्मी लोग हमें आगे से कह रहे होते हैं ना, बेटा ये जो घर बना दिया है कि तो बना के दिखा दो, हम बिल्कुल तुम लोगों को सलूट करेंगे, इतना ही करके जितना तुम्हें बड़ा कर दे, इतना किसी को बड़ा कर दो तो बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें खैर सोचने वाली हैं। तो ईद के प्रोग्राम क्या सोचे हम? ईद के मौके पर क्या सोचे। उमैर नजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारी जानिब से एक दफा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, हमारे साथ इस वक्त उमैर नजमी साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, आपने कभी, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप बीती भी होती है, जी जी, तो कभी आपका दिल टूटा हो? नहीं, जरूरी नहीं कि आपका दिल टूटा हो सकता है आपने किसी का दिल तोड़ा और आपको बुरा लगा हो। ओह अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी का दिल तोड़ा हो और आपको एहसास हुआ बाद में शिट गलत हो गया है मुझसे? इंटेंशनली तो नहीं, लेकिन बाज़-औक़ात होता ही है कि आपने कहा कंपनसेशन कर दूं, कोई शेर लिख के। वो मैंने एक शेर इस पे तो नहीं, खैर जैसे को होता है कि कह देता है बंदा, तो मैंने कहा था कि भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाज़ें, भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाज़ें, वो ले रही है ज़माने से इंतकाम मेरा। वाह जी वाह वाह वाह। तो आप इसको रिलेट कर लें। तो मतलब मुझे बताएं, आप हुआ ऐसा कि आपने किसी का दिल तोड़ा हो और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं यार ये गलत हो गया, मुझसे नहीं होना चाहिए था? देखिए, गिल्ट तब होता है जब आपने इंटेंशनली कुछ किया हो, तो गिल्ट तो नहीं होता। आप जाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस किसी की आप अगर हर्ट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं था कि एक्सपेक्टेशंस थी, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। हाँ, तो आपको पता ही नहीं है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते मेरे ख्याल में। चलें छोड़ देते हैं, पर्सनल नहीं हो रहे ज़्यादा। मुझे बताइएगा, अच्छा जैसे हाँ आपने बात की ना, हमारे अभी जैसे टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हमने देखा है बहुत सारे शायर हैं जिनमें आपके ही कह लें कि आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे। अब मुझे बताएं, कभी ऐसा होता है जैसे बाकी टिकटॉकर्स में कंपटीशन होता है, सेलिब्रिटीज़ में, सिंगर्स में कंपटीशन होता है, शायरों में कंपटीशन होता है? किस सेंस में कंपटीशन? कि मतलब आपने किसी की आप सुबह उठे सोकर, आपने देखा यार आज जो है ना तहजीब साहब वायरल हुए हैं, मतलब मैं भी कुछ ऐसा लिख देता हूँ या मैं भी कुछ कर दूँ या मैंने भी करना है। जैसे होता है ना अक्सर कि यार ये मुझसे वायरल, इसका गाना हिट हो गया, मैं भी कोई गाना बना दूँ, या इसकी वीडियो वायरल होगी तो मैं भी कुछ कर दूं। इस तरह का भी ख्याल आया? इनको इवेंट्स पे बुला रहे हैं, इनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी बात ही करूँगा। वैसे अमूमन तो ऐसे ही होता है कि आप किसी एक फील्ड में 2 से 3 लोग होते हैं, तो वो जाहिर बात है देखते हैं कि मेरे साथ वाला जो था, ये सारी बात आती वहाँ है कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करते हैं, खुद को किसी से कंपेयर करते हैं कि मुझे वहाँ होना चाहिए या उसे मेरी जगह होना चाहिए था, फिर तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको समझते ही खुद को एक और लीग का शख्स है कि ठीक है मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ अपनी मर्जी से और मैंने ऐसे ही चलना है, तो फिर आप कंपैरिजन ड्रॉ करते ही नहीं है। ठीक है यार वो वायरल हो रहा है, अल्लाह उसे और दे, ठीक है। अच्छा ये होता है, ये हमने बहुत कम लोग देखे हैं। अच्छा अल्लाह उसको वो वायरल हो रहा है, चलो अल्लाह उसको और दे, ये बहुत कम होता है। आप किन में से हैं? मैं वही जो आपको इसलिए बताया ना कि मैं दुआ करता हूँ कि और वायरल हो, इनको और फॉलो मिले, क्योंकि मेरे लिए
ज़्यादा फॉलोअर ज़रूरी नहीं है, समातों का वो मयार जो मैं चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सुनते भी हैं। और मेरा यही है कि कम हो लेकिन वो समातें जिनको मैं खुद समझता हूँ कि वो शायरी की समातें हैं, उनको शायरी ही चाहिए और वो मुझे सुन रही हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, एक शेर ऐसा सुना दें जो आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हो, जो आपको याद हो, और फिर उसके बाद एक ऐसा शेर जो आपका अपना पसंदीदा शेर है, वो वायरल हुआ नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट वन इज़ योर फेवरेट वन। मैं शेर वो ही कहता हूँ जो मुझे पसंद आता है। अच्छा। मैं गज़ल में वैसे तो 7 से 8 अशार की गज़ल होती है, लेकिन मैं 15 से 16 अशार कह के बाकी जो मुझे लगता है कि ये रखने वाले नहीं है तो मैं उनको निकालता भी हूँ। तो मैं अमूमन शेर वही पब्लिश या मुशायरे में पढ़ता हूँ या उसको लिखता हूँ जो मुझे पसंद आ चुका होता है, जो मेरा पसंदीदा होता है, तो वो तो होता ही है। बाकी वायरल होना ना होना वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि वो अवाम का जो मिजाज है उसके मुताबिक कोई आपको बाज़ औक़ात अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये शेर भी इतना लोग पसंद करेंगे और वो चल जाता है। जैसे अभी जो रिसेंटली जो वायरल शेर है कि किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। अब ये शेर जब मैंने कहा था मुझे नहीं पता था कि इतना इसको पसंद किया जाएगा, लेकिन ये वायरल हुआ। और जो मेरा अपना आप कह रही जो पसंदीदा शेर वो भी खैर काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट के दौर का वायरल था, यही कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये दोनों अशार वायरल भी हुए अपने अपने सेंस में और मेरे पसंदीदा भी हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई लाइन ड्रा नहीं। वो एक फिर एक जिसे कहते हैं ये बड़ा एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन इसमें होती है, इवॉल्व करते हैं आपकी शायरी। बाज़ औक़ात आप पहले किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जैसे मुझे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे अशार पहले ज़्यादा फिलोसॉफिकल और डीप मीनिंग वाले होते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वही मैं उनको कहता हूँ कि इंसान है, हमारे ऊपर जो बीतती है हम पे असर डालती है, आपके जो खारजी चीज़ें हैं और दाखिली दोनों मिलके आपकी शायरी बनती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जैसे ये मैंने आपको शेर सुनाया जो वायरल हुआ है। अमूमन मेरा ये मिजाज का शेर ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन हो रहे हैं तो अब क्यों रोकें। शायद अगर कोई बंदी आपको डिच करके चली गई और वो वापस आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? मैंने बता दिया, यही करेंगे। चले, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आपके दोस्त भी आपको कहते हैं एक ज़िंदगी होती है इंसान की, जैसे एक इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसकी कोई ना कोई मंजिल होती है, कोई ना कोई थॉट होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब वो डेस्टिनी तक पहुंच जाता है या उसका मकसद फुलफिल हो जाता है। मशहूर सेलिब्रिटी बनने से पहले उमैर नजमी साहब की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें, वो ज़िंदगी जो दोस्तों में या फैमिली में थी वो कैसी थी? और अभी जैसे हम ईद की बात करें तो अगर ईद जो वो सेलिब्रिटी आप नहीं थे, जब आप एक आम से वो एक भाई एक बेटा है जिसने दूध भी लाना है, दही भी लाना है, बहन को छोड़ने जाना है, घर के बिल भी जमा कराने हैं, एक वो वाला उमैर और एक ये वाला उमैर, क्या डिफरेंस आया है ईद में? पहले तो ये बताऊँ मैं आपको कि जितने आप मर्जी बड़े सेलिब्रिटी बन जाएं, घर वालों के लिए आप आम शख्स ही होते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप उनके लिए वही बेटा, वही जो सब कुछ वैसे ही बताओ। आप पूरी दुनिया फतह करके आएंगे, अब आपका बाप कहेगा हाँ यार जाओ वो जरा पानी पिलाओ मुझे, तो यू नो, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। घर में तो आप वही हैं, उनकी वजह से ही आप बाहर, वो जो कुछ आप बाहर है वो उनकी वजह से ही है, जो उन्होंने आपको जैसे आप सपोर्ट किया है जो भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर। बाकी फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं एक घुलने मिलने वाला आदमी हूँ, लोगों से मिलता हूँ, खुश होता हूँ मिलके, क्योंकि बाज़ औक़ात होता क्या है कि पहले हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें लोग पहचाने, हमारे आगे पीछे हों, ये थोड़ा सा जब आपको वो मिल जाता है फिर आप कतराना शुरू कर देते हैं। फिर आप लोगों से कहते हैं यार मैं मसरूफ़ हूँ, ये मुझे ये मुनाफिकत लगती है मुझे कि आप पहले इन्हीं के पीछे थे कि आपको ये सराहें, और अब जब सराह रहे हैं अपने तरीके से सराह रहे हैं, आपके आगे पीछे हैं, तो अब आपको वो लगता है मेरी प्राइवेसी में मुखिल हो रहे हैं। भाई आप खुद चाह रहे थे ना कि आप तक, तो उनको उनकी स्पेस दें। आप अगर आपका दिल कर रहा है कि दोबारा उसी मोहब्बत के किरदार अपने आप को समझते हैं, तो उनको मोहब्बत लेने दें और उनको दें। तो मैं किसी से वो मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले के बर्ताव में लोगों से और अपनी जो रूटीन थी और उसमें मैंने कोई फ़र्क नहीं आने दिया। अच्छा, मुझे उमर साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने बात की ना कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जो टिकटॉक पर तो एटलीस्ट नहीं जो है वायरल होनी चाहिए। हमने ये देखा है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर आप कह लें दिल जले हैं, ब्रेकअप्स हुए हुए हैं या कुछ भी हो गया XYZ, तो लोग शेर व शायरी उस वक्त ही सुनते हैं।
अब लोगों की कोशिश होती है कि लोगों को वही शेर भी अट्रैक्ट करते हैं जिनमें कोई हुस्न की बात हो, जिसमें किसी लड़की की बात हो, जिसमें दिल टूटा हुआ हो, कि वो किसी को टॉन्ट मार सकें, सरकास्टिकली व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड कर दें। आप क्योंकि ख़ुद शायर हैं, मुझे बताएं ये जो शेर व शायरी है ये अपने आप में कितनी बड़ी दुनिया है? मेरे ख्याल में जितनी कायनात है उतनी ही है ये, शायद उससे भी कह लें ये कायनात है तो फिर कुछ का स्पेस एंड टाइम है। शायरी तो एक मतलब आप ये देखें कि कुरान को भी कहा गया कि ये शायरी है। आप किसी चीज़ को अगर कहें कि वो अक्ल को आजिज़ कर देने वाली है तो उसमें अरब जैसे फसीह बलीग जो लोग थे जिनकी अपनी ज़ुबान के ऊपर बड़ी ग्रिप थी और अपने आप को बड़ा वो आलिम समझते थे, वो भी अगर किसी चीज़ को तशबीह दे रहे हैं तो वो शायरी से दे रहे थे और उनके यहाँ शायरों का यह मकाम था। बाकी आप जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, अफलातून ने कहा था कि अरस्तू ने कि शायर को जो है ना मुआशरे से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये ऐसा शख्स है या ऐसा एक किरदार है जो पूरे मुआशरे को गलत राह पर या एक ख्याली दुनिया में रख सकता है। प्रैक्टिकल मुआशरे के लिए ये जो शायर है उसने कहा था, ये उसका मकसद ये नहीं था कि नेगेटिव उसका था कि शायर का स्कोप बहुत बड़ा होता है, वो अपनी शायरी के ज़रिए इतना कुछ चेंज कर सकता है, बदल सकता है। हमने देखा भी है, हमारे तो रिसेंट मिसाल है जैसे इकबाल को कहते हैं कि मुसव्विर पाकिस्तान है, तो बहुत सारी मिसालें मैं तो जो सामने की मिसालें वो दे रहा हूँ आपको फ़िलहाल। तो शायरी तो एक ऐसी दुनिया है कि उससे आप मेरे ख्याल में बाकी सारे जो उलूम हैं या बाकी सारे इवन साइंसेस जो हैं वो फॉलो करती हैं इमेजिनेशन को, और इमेजिनेशन शायर के पास जो इमेजिनेशन होती है उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होती। मेरे ख्याल में पहले इंसान ने शायरी में उड़ना सीखा फिर जहाज़ बने, पहले इंसान ने शायरी में तैराकी सीखी उसके बाद शायद आबदूज़ें बनी होंगी। तो इमेजिनेशन जहाँ तक जाती है उसके बाद बाकी जो फिजिकल वर्ल्ड उसको फॉलो करती है, रूल्स बनते हैं साइंस के कि अच्छा अब इसके मुताबिक ये बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो शायरी का मकाम जो है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी बुलंद है, तो इसको ऐसे ही बुलंद। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आपका असल सवाल था कि अब ये क्योंकि इंटेलेक्चुअल मैं इसको एक चीज़ मानता हूँ, ठीक है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं या इवन आपकी अपनी भी कुछ बीती होती है आपके ऊपर भी कि आपको वो कहना पड़ता है, लेकिन एट द एंड शायरी का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ लोगों के जज्बात से उनकी तर्जुमानी करते रहें, आप उनको कोई ज़ावे नज़र जिसे कहते हैं मोड ऑफ थिंकिंग कुछ ना कुछ उनको ऐसा दें कि उनको सोचने पर मजबूर करें। हर इंटेलेक्चुअल का काम यही होता है कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप ठीक है मैं एक गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कह लें इसको, लेकिन वो आप इसको अदब का जो मयार है उस पर आप परखेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ गहरी चीज़ सतही चीज़ से जो थोड़ा सा डीपर मीनिंग जिसमें हो वो होनी चाहिए। और वो जो दिल जले वाली वो बात की है, अगर आप इसका साइकोएनालिसिस करें तो रील्स जो होती हैं उसमें भी जब तक एक अच्छे शेर के पीछे कोई दुखी गाना या कोई दिल टूटने की आवाज़ या कुछ ऐसे जिसे आप कहते हैं ना इफेक्ट्स नहीं डालते तब तक वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो बेसिकली रील जो है ना एक विजुअल मीडियम है, विजुअल एंड ऑडियो मीडियम, ठीक है, और शायरी जो है ना वो ऑडियो और विजुअल से आगे की चीज़ है। वो आप जब आपको अगर बैठ के सोचने पर, जैसे मैंने पहले कहा है, आपने एक रील देखी आपको लगा यार क्या बात कह दी और आप उसको 2 मिनट बाद भूल गए तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। अगर वो आपके साथ रह रहा है, आपके साथ 3-4 दिन तक आपके ऊपर सवार रहा है, फिर तो वो शेर है और वो बहुत कम होते हैं। उमैर नज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारी जानिब से एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, हमारे साथ इस वक्त उमैर नज़मी साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरे पास कुछ शायरों के नाम हैं और आपने मुझे बताना है कि इनका नाम सुनकर आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है। पहले तो मुझे बताएं कोई ऐसा शायर जिसने आपको इंस्पायर किया और आप शायरी की तरफ आए, कोई ऐसा शायर हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो। इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी साहब, उनका कोई शेर? उनके बहुत सारे शेर हैं। शम्मे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफ़रा, शम्मे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफ़रा, जिसको जाना है चला जाए इजाज़त कैसी। वाह जी वाह वाह वाह। हुस्न परस्त हैं आप? कौन नहीं होता, जो कहता है कि नहीं वो झूठा है। झूठा है वो, ठीक है जी। अच्छा मेरे पास कुछ नाम है, आपने उनके बारे में जो चीज़ जो जहन में पहली चीज़ आएगी आपने वही कहनी है, ठीक है? कोई मुनाफिकत नहीं करनी है। पहला नाम है अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब लेजेंड। फैज़ अहमद फैज़, रेवोल्यूशनरी। जॉन एलिया, वायरल। अच्छा जॉन एलिया की शायरी पसंद है आपको?
मुझे पर्सनली अट्रैक्ट इतना नहीं करते शायरी, उनकी जो नस्र है और उनकी जो बाकी जो चीज़ें नज़में इवन जो है, मतलब शायरी में गज़ल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं गज़ल का आदमी हूँ, तो मैं उनकी गज़ल इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी जो नज़में हैं और उनकी जो नस्र में काम है, जो उनके मज़ामीन हैं और जिन्होंने अपनी किताबों के दिबाचे लिखे हुए हैं, वो एक स्कॉलर आदमी थे, आलिम थे, और वो कहीं कहीं उनकी जो शायरी है उसमें वो नज़र भी आता है उनका जो सारा स्कॉलरली एक लहजा है। लेकिन बात वो है कि आपकी पसंद नापसंद किसी के मयार को कम ज़्यादा नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे जॉन एलिया कम पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम शायर थे। मेरे मिजाज के ज़्यादा नज़दीक जो शौरा होंगे मैं उनको कहूँगा कि वो मेरे नज़दीक, और ऐसे होता है किसी को, जैसे मीर गालिब तक में भी लोग करते हैं कि मुझे मीर पसंद है, मुझे गालिब पसंद है, तो अगर वो दो साथजा में ये काम हो सकता है। तो ये मैंने तो इसलिए इतना कहा कि जॉन एलिया के खिलाफ आजकल कुछ क्या कि बचना बड़ा मुश्किल है। नहीं, अक्सर अभी हमने देखा है ना, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि आज ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, कोई भी घटिया सा कोई 4-2 लाइनें लिखी होती है, नीचे लिख दिया जाता है जॉन एलिया। जो फराज के साथ भी हुआ था, फराज साहब के साथ, जो हर शेर के और हर लाइन के आखिर में फराज लिख के उनका शेर बना देता था। हाँ, और लोगों को लगता था कि बाकी फराज का शेर है। अब ये जो समाते हैं या ये जो कारीन हैं जो इस तरह के शेर को भी शेर मान लेते हैं और समझते हैं कि ये जॉन का ही होगा, तो ऐसी समाते तो नहीं चाहिए शायद। हाँ, बिल्कुल ऐसी नहीं चाहिए। अली ज़रियुन, अली ज़रियुन दोस्त शायरी कैसी है उनकी? बहुत अच्छी। तहज़ीब हाफी दोस्त कुछ और गए ना, दोस्त तो हो गए ना। अब जब दोस्त हैं तो मैं क्या आप बताएं मैं क्या नहीं नहीं, दोस्त तो है, कोई ऐसी उनकी शायरी पे बात हो रही है ना, उनकी शायरी आपने कहा जो चीज पहले ज़हन में आए तो दोस्त आ रहा है ज़हन में, बस दोस्त, और कुछ नहीं। और तहज़ीब साहब ने कुछ नहीं किया। तहज़ीब साहब नहीं, आप या तो कहे ना कि उनके आपने कहा जो आपके ज़हन में पहली चीज़ आए, दोस्त आ रहा है। अब अली ज़रियुन का आप नाम लिया, मेरे ज़हन में पहले ये इमेज आया कि वो हम दोस्त हैं। देखें, अली ज़रियुन का दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। अच्छा, अली ज़रियुन का कोई शेर जो आपको याद, जो आपको अच्छा लगता? उनका एक शेर है जो सबसे पहले उनका मैंने शेर सुना था और उनके तारुफ का जरिया भी था कि देवदासी रात को मंदिर न रुक, देवदासी रात को मंदिर न रुक, रात को पत्थर नहीं रहता हूँ मैं। वाह जी वाह वाह। और तहज़ीब हाफी साहब का कोई शेर? उसका पहला शेर मैंने जो सुना था वो था कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। तो ये उसका पहला शेर तारुफ था, तो मुझे पसंद भी ये काफ़ी, इसका मतलब बड़ा ये अच्छा मतलब है। तो अच्छा, हुस्न परस्त चूँकि आपने मुझे कहा है कि आप हैं, तो कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूँगी मैं, मुझे बताइएगा क्या जहन में आता है। अब ये मत कहिएगा इनको मैं नहीं जानता, इनके साथ मैंने काम नहीं किया, मैं ड्रामे नहीं देखता। अगर मैं किसी को नहीं जानता तो मैं यही कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में जानते होंगे आप। माहिरा खान, उनके इसके बारे में क्या कहना है मैंने? कोई जो जहन में पहली चीज़ आ रही है? माहिरा खान खूबसूरत, हसीन। सजल अली। अब देखिए, आप नाम लेने में हसीन के अलावा क्या कहूँ बताएं? और भी कह सकते हैं, सजल अली का काम बहुत अच्छा है, सजल अली की आंखें बोलती हैं। क्या कहा आपने? प्रोफेशनल। यमुना जैदी क्यूट, तुरैफिशा इनोसेंट। ठीक है जी। अच्छा, मेल सेलिब्रिटीज़ पे आ जाते हैं। मेल सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, जानते हैं। इमरान अशरफ साहब। इमरान अशरफ क्या वर्सटाइल। इमरान अशरफ का कोई ड्रामा देखा आपने? उनका काम देखा? ऑलमोस्ट आई लाइक हिम। भोला वाला ड्रामा जो था पहले वहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद काफ़ी ड्रामे, मतलब ऐसे फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन जब मौका मिलता है फिर वो बिंज वॉच जो कहते हैं ना बंदा एक टाइम, तो मैंने काफ़ी सारे रक्स बिस्मिल और अभी रिसेंटली उनका एक वो जिसमें मुराद वो मूछें पहली बार वो रख के आए थे, नाम मुझे उसका भूल जाता है ड्रामे का, लेकिन मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। बिलाल अब्बास हैंडसम। फहद मुस्तफ़ा भी वर्सटाइल कहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब तो वो उस कैटेगरी में आ गए हैं कि किंग मेकर टाइप जिसे कहते हैं कि वो कुछ भी किसी को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी। मेक इट और ब्रेक इट वाला हिसाब हो गया है अब। ठीक है। वहाज अली गुड एक्टर। फवाद खान अब मैंने हैंडसम पहले कहा था, तो मैं अब इन पे क्या कहूँ? अब हैंडसम नहीं कह सकते, आपको कुछ और कहना पड़ेगा। फवाद खान मेरे ख्याल में मौला जट। वाह जी वाह, नाइस। क्रिकेट देखते हैं? शौक है क्रिकेट का? हाँ, मैं खेलते भी रहे। कहाँ तक खेला है आपने? मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला। आगे शौक नहीं हुआ? अंडर 19 शौक था मुझे, मेरी कमर के ऑपरेशन ने इजाजत नहीं दी बाद में। कमर के ऑपरेशन क्या हुआ था? मोहरा एक हिल गया था। तो ये मोहरे बहुत हिल जाते हैं ऐसे मौक़ों पर ना। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम आजकल की क्रिकेट की बात करें, कुछ क्रिकेटर्स हमारे जिनको हमने देखा कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी, बहुत नाम बख्शा और लोग उनके पीछे पागल हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो पहली थॉट आपके जहन में आती है? बाबर आजम। एक्चुअली मेरे बेटा जो है उसका
मतलब बहुत फेवरेट है, तो उसके लिए मुझे भी उसको सपोर्ट करना पड़ता है। आजकल जो उसकी फॉर्म चल रही है थोड़ी सी वो डाउन है, लेकिन बहरहाल जो मौजूदा लॉट है पिछले मेरे ख्याल में 15 साल में जो हमारे पास बैट्समैन आए उसमें उस लॉट में बेस्ट है। बाबर आजम बेस्ट है। बाबर आजम बेस्ट है टेक्निकली। शादाब खान वेरी गुड ऑलराउंडर। नसीम शाह हैंडसम क्यूट नसीम शाह को हम क्यूट कह सकते हैं। हारिस रऊफ वो फास्ट बॉलिंग का जो एक ऑरा होता है ना कि वो एग्रेशन जो होता है, मेरे ख्याल में उस एग्रेशन को उसका सूट करता है। मतलब उनकी जैसी बिल्ड, हाँ, लेकिन वो है तो बहरहाल बिल्ड जैसी है ना, जो फेस एक्सप्रेशन है उनके बिल्कुल सूट करता है। वो बिल्कुल एक फास्ट बॉलर। शाहीन शाह थोड़ा सा टिमिड लगता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बहुत एक तीखा बॉलर है। आपको आपको लगता है कि अगर हम इन सब की, अगर शाहीन शाह अफरीदी एक जगह खड़े हों, शायद आफरीदी खड़े हों, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो पुरानी लॉट की बात कर लें तो शायद आफरीदी भी अपने ज़माने में किंग थे। अभी शाहीन शाह अफरीदी आ गए। शायद आफरीदी साहब को जब देखते हैं आप, क्या जहन में आता है? शायद अफरीदी मेरे जहन में ना, जब वो शाहिद अफरीदी का नाम होता है, पहला जो इमेज वो था कि जब उसने 37 बॉलों पे 100 किया था, बिल्कुल एक वो नया गोल्डन से बॉलों वाला लड़का 17-18 साल उम्र थी मेरे ख्याल में उस वक्त, तो वो वाला इमेज आता है जहन में। फिर तो खैर काफ़ी अब ग्रूम करके अब तो खैर वो क्या कहना चाहिए, अब तो ब्रांड है। अब तो क्रिकेटर नहीं, अब तो वो ब्रांड है। कुछ क्रिकेटर्स हैं जो ब्रांड बन चुके हैं, वो ब्रांड है। ऐसा ही। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ या नॉर्मली हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नए आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, जो शायर बनना चाहते हैं। उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लोग ये कहते हैं कि आप की ज़बान बहुत साफ़ होनी चाहिए, उर्दू आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। पंजाबी हो के शायर और उसके बाद इतनी साफ़ अदायगी कि क्या मुश्किल हुई आपको, या लोगों ने कभी कहा कि यार लहजे में जो है वो कुछ है? मैंने ना बहुत बचपन में एक बात सुनी और पढ़ी थी कि अगर आपने कोई ज़बान अच्छी बोलनी है तो अच्छी सुने, और अगर आपने अच्छी लिखनी है तो अच्छी पढ़ें। तो अब हम उस दौर के हैं जब तारिक अजीज़ शो, ज़िया मोइनुद्दीन, मोइन अख्तर, ये लोग थे उस वक्त टेलीविज़न पे। इनकी ज़बान इतनी साफ़ थी, मतलब आपके इवन जो एंटरटेनमेंट पोर्शन होता था टेलीविज़न का, वो भी आपके लिए एक एजुकेशन का फैक्टर था ज़बान के लिहाज से। इन सब जो मैंने नाम लिए हैं, इनकी ज़बान इतनी साफ़ थी कि आप इनको सुन कर अब उर्दू का वो एक आप पूरा जिसे कहते हैं आपको ठीक ज़बान आ जाती थी बोलने। तो हमने बचपन से बैतबाजी शेर सुने तारिक अजीज़ के शो में। फिर मोइन अख्तर साहब की कॉमेडी जो चलती थी, सारे रोज़ी ड्रामा एक ईद पे जैसे आपका भी है तो लगा करता था, वो देखते थे। तो ये सुन के अब मैं, क्योंकि अहले ज़बान जिसे कहते हैं वो नहीं हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन मेरी ज़बान सुन के अक्सर लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि आपका ताल्लुक़ कराची से और आप उर्दू स्पीकिंग किसी फैमिली से हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आपको जिस ज़बान से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर आप बल्कि ज़बान से कि आपको जिससे भी मोहब्बत है आप उस जैसे ही बनना चाहते हैं, तो मेरी ज़ुबान अब वैसे ही होगी जैसे बोलना चाहिए। बल्कि अक्सर औकात तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप उर्दू जो बोलने वाले हैं वो इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं जितने हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमने उस पर काम किया है, हमने उसको सुना, हमने उसको पढ़ा अच्छी ज़बान को, मतलब उसको तलफ़ुज़ के साथ कि कौन से लफ्ज़ की जो तलफ़ुज़ है वो कैसे उसको अदा कैसे करना है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा पंजाबी में कभी लिखा शेर सुना है? मेरे पंजाबी की एक ही गज़ल है जो मैंने सुनाई भी थी, 2-3 दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन बहरहाल आपके लिए दोबारा उसके 2-3 अशारी हैं कि आपको समझ आती है? अच्छा। ओ तकदा है भुल जांदा है, ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है, ते सड़क ते ओ टुरदा है एवें, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर विच फुल जांदा है, ओदा दिल हट्टी दा बूआ, ओदा दिल हट्टी दा बूआ जेड़ा आवे खुल जांदा है। मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ था ये शेर लिखने से पहले आपके साथ। ये सारे शायर आपकी आप बीती भी नहीं होते कुछ आप अच्छा शायर जो होते हैं ना, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है, या वो खुद भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमें आमद होती है रात में, या हम बैठे हुए होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, जब हम तन्हा होते हैं या बाथरूम में बैठे होते हैं तब हमें आमद होती है। आपको कब आमद होती है? सिचुएशन देख के शेर बनाते हैं या खुद ही कभी कभी आपको आ जाती है, आमद हो जाती है? अच्छा, शेर बनता तो नहीं है मेरे ख्याल में। आपके पास ना और इसमें सबसे पहली बात हो जाए कि वक्त की कोई कैद नहीं होती। आपके पास किसी वक्त भी कोई ख्याल, कोई किसी से बात कर रहा है, किसी ने मतलब मेरे कई शायर ऐसे हैं जो लोगों की बातों से जो उन्होंने मुझसे की या मैंने सुनी
तो उससे शेर बरामद हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा तख्लीक करने के लिए तन्हाई ज़रूरी होती है। आपके पास वो ख्याल एक रॉ फॉर्म में आ जाता है, फिर आप उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं कि इसको मिसरा कहना है, अब शेर कहना है। तो वो होता तो तन्हाई में, क्योंकि शोर में तो आप क्या ही शेर कहेंगे। जैसे ये मैंने एक शेर था कि तुमको वहशत तो सिखा दी है गुजारे लायक, और कोई हुक्म कोई काम हमारे लायक। अब ये हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, और कोई हमारे लायक, तो ये उससे निकल आया। फिर एक दोस्त था, ये ओरिजिनल वाकया, काफ़ी अरसे बाद मैं यूईटी गया तो वहाँ मुलाकात हुई। वो मुझे देख के कहता है तुम उमैर हो। तो मैंने उससे, अब ये मेरे ज़हन में आया कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। तो अब ये वही बात कि आपके पास अगर ख्याल आ गया है, कोई चीज़ आपने किसी से सुन के, कहीं देख के, मुशाहिदे या मुताले, कहीं आपके पास कोई ख्याल आ गया, उसको फिर आप बैठ के थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, तो आपके पास एक शेर की सूरत में आ जाता है। अब जैसे आपने कहा ना कि आप बहुत सारी बातें या इर्द गिर्द वाक़यात होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही प्यारी लड़की आपके सामने से गुजरी और आपको आमद हो गई हो? जी हो जाता है, सारी बार। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कौन सा शेर था जो आपने किसी खूबसूरत हसीना को जो आप देखा और उसके बाद आपने लिखा? उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है। वाह जी वाह। उमैर नज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारी जानिब से एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ इस वक्त उमैर नज़मी साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। आपको अगर जिस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं या हम लोग इर्द गिर्द अपने देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनका होता है कि हम यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है लेकिन वो कराची में काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कराची में रहते हैं, उनको काम के सिलसिले में कहीं और जाना पड़ता है। पाकिस्तान की अगर हम पूरे की बात करें, सबसे खूबसूरत शहर जो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो ज़िंदगी बहुत हसीन हो सकती है, वो कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है? रहीम यार खान, मेरा शहर रहीम यार जहाँ खान। मैं रहता हूँ। मैं पाकिस्तान के तकरीबन 3 से 4 शहरों में रह चुका हूँ और लाहौर में काफ़ी लंबा अरसा गुजारा मैंने। हालांकि सुना यह था कि लाहौर जो एक बार जाता है उसको लाहौर फिर निकलने नहीं देता, वो लाहौर का ही होकर रह जाता है। मैं 12 साल लाहौर रहा, लेकिन फिर आखिरकार मैं अपने शहर, क्योंकि आपकी जो जड़ें होती हैं वो जहाँ आपने बचपन गुजारा है, जहाँ आपके सारे वो बचपन के दोस्त हैं, वो जगह जहाँ आप जाके पहला शायद मैंने शेर कभी सोचा होगा या पहली बार मैंने कहीं मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ होगा, जो भी आपके सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं पहले वो उस जगह से जुड़े हुए होते हैं। तो मेरे लिए वो शहर बड़ा ख़ास है। मैंने इवन उसको खराज तहसीन पेश किया है। अपने एक शेर था कि मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त। अब वो एक सहराई इलाका है रहीम यार खान के आसपास सारा के। मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, वो बस गया रहीम यार खान बन गया। वाह जी वाह। तो मैं रहीम यार खान मेरे रगों में है, मेरे खून में है। मैं उसको ओन करता हूँ हर जगह जहाँ जाता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं कि काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा, ख़ासतौर पे साउथ पंजाब जहाँ ये शहर है, आपको कहीं भी मूव करने के लिए या तो मुल्तान जाएं या सखर जाएं या लाहौर जाएं, फिर आपको वहाँ से ऐसा कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना कोई फिजिबल नहीं है। मैं सोचता था कि लोग जब काम ज़्यादा होता है या मसरूफ़ होते हैं तो क्यों बड़े शहरों में चले जाते हैं। अब मुझे लगता है कि क्योंकि 4 फ्लाइट्स आपको कराची के दिन में मिल रही हैं लाहौर से, वहाँ से हमें वीकली शायद एक मिलती है और हमें उसके लिए भी करना पड़ता है। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि ये सब कुछ बहुत छोटा है उन सारे एहसासात, उन सारी चीज़ों के सामने जो मैं वहाँ रह के महसूस करता हूँ। कराची का नाम जब जहन में आता है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है जहन में? समंदर। कराची का खाना कैसा है? कराची खाना है ही कराची में, मैं तो कहता हूँ। कराची कोई ऐसी डिश जो आपको बहुत पसंद हो, जब भी आप कराची हैं लाजमी खाते हैं? बहुत सारी हैं। मैं जब भी आता हूँ हलीम और बिरयानी तो लाजमी खाता हूँ। बिरयानी मतलब पाए कहाँ के, लाहौर या कराची? पाए तो लाहौर। पाए लाहौर। पाए मेरे ख्याल में कराची थोड़ा सा पीछे है। लड़की जी, लड़की कहाँ की, लाहौर या कराची? लड़की भी रहीम यार खान की। ये पहली मोहब्बत है जो इंसान को कभी नहीं भूलती है, वो है ये। नहीं वैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने बात की पाए की, बिरयानी कहाँ की? कराची की। आलू वाली या विदाउट आलू? दोनों तरह में। तो बिरयानी बनाने का शऊर यहाँ है। यहाँ है। अच्छा, जो लाहौर वाले लड़ रहे होते हैं कि नहीं खाने तो हमारे। नहीं, देखिए फ़र्क है। यहाँ पे हरीसा नहीं होता होगा, यहाँ पे वो जो वहाँ की जो डिशेज हैं ख़ास, वो जिन्हें वो ओन करते हैं, ये वहाँ पे जो बनती हैं वो यहाँ नहीं होती और वो उनकी स्पेशलिटी है। लेकिन जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो पता लगता है कि यहाँ से गई हुई है। बिरयानी, हलीम,
और मेरे ख्याल में इवन जो हमारे ये पाए भी हमारे ही हैं, आपने लाहौर शिफ्ट कर दिए ये। नहीं, हमारा तुम्हारा तो खैर पाकिस्तानी हमारा है, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा। हम तो कराची वाले हैं ना, हम तो हमारा तुम्हारा करते हैं ना हम। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर लाहौर और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन तीनों में आपके पास चॉइस हो कहीं रहने की, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे जो आपको लगता है कि खूबसूरत है यार, यहाँ रहना चाहिए? रहने के लिए मैं इस्लामाबाद को शायद चुनूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है रहीम खान की लाइफ से। एक आप मुझे ना ऐसे शहर में रहते हुए बड़ी वहशत होती है कि जहाँ पे आपको सड़कों पे घंटे लग जाएं कहीं पहुँचने के लिए। अब इस्लामाबाद का भी यही हाल है। अब होगा, लेकिन वहाँ पे जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपने लाहौर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आपको ऑलमोस्ट कोई ना कोई ऐसी रोड पड़ेगी जहाँ पे आपको, कराची में भी ऐसे ही है, शाहरा फैसल के बगैर कहाँ जाएंगे। हमारे पास शाहरा फैसल है और कुछ नहीं तो ऐसा ही है। तो वो मुझे इन चीज़ों से ना कि एक शहरी की अगर एक हफ्ते का करें 7 दिन में से 3 दिन अगर उसकी सड़क पे गुजर रहे हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर 24 घंटों में 6 या 7 घंटे सड़क पे रहता है तो क्या जिंदगी है ये? कोई जिंदगी नहीं है, सारी जिंदगी शाहरा फैसल पे हमारी गुजर जाती है। अच्छा लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल है वो उर्दू से बहुत दूर है। हम कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, हम सब एक दूसरे को यही कहते हुए नज़र आते हैं, तुम्हारी उर्दू ख़राब है, तुम्हारी उर्दू ख़राब है, यही होता है। अगर लाहौर चले जाएँ वहाँ रेड़े का मसला है, कराची आ जाए यहाँ हैं और है का मसला है, ये वाले मसाइल हैं। तो मुझे बताएं कि उर्दू की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा है कि आजकल जैसा दौर है, हमने उस रेस में अपने बच्चों को लगा दिया है कि भाई आप उर्दू छोड़ो, आप अंग्रेज़ी सीखो। तो ये उर्दू ज़बान का दोबारा से रेवोल्यूशन होना या उर्दू ज़बान को दोबारा से अपनी जड़ें मजबूत करने में और माँ बाप को स्पेशली ये समझाने में कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और उर्दू हर बच्चे को आनी चाहिए और सही उर्दू आनी चाहिए, ये ज़्यादा कूल है, कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम इसको हम यहाँ तक लाने में लगा है, आप ये रिसेंट फिनोमेना तो नहीं है। आप देखें ये मेरे ख्याल में लेट 70s या अर्ली 80s से ये काम स्टार्ट होता है कि जब हमारी एक जनरेशन, जिसे आप कंफ्यूज जनरेशन भी समझते हैं, कि जो बिल्कुल अभी कॉलोनियलिज्म के दौर से निकले थे और उनको अंदाज़ा नहीं था कि आज़ादी होती क्या है, तो लेकिन असर में अपने आकाओं के असर में थे, तो उनको लगा कि एक ज़बान दूसरी ज़बान से बरतर होती है, बदतर होती है। इवन हमारे तो वहाँ मादरी ज़बानों को काफ़ी हद तक स्नब किया जाता है कि घरों में भी नहीं बोलने, मतलब बच्चा बोलता था ये क्या बोल रहे हो, उर्दू में बात करो या अंग्रेज़ी में बात करो। लेकिन वही बात कि जब आपकी मादरी ज़बान आप उससे कट जाएंगे ना, फिर आप कोई ज़बान में पकड़ लें, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, आपकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, आप किसी एक ज़बान पे टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि टिकते आप जड़ों पे ही हैं और जड़ आपकी ज़बान, जो आपकी मादरी ज़बान है वही होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद के मौके पर कोई पैगाम जो कि आप नौजवान नस्ल को देना चाहते हैं? जी मैं यही पैगाम दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ईद का दिन सोकर मत गुजारें। ईद का दिन अपने उन लोगों से जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाए, जिनसे आपको काफ़ी अरसा हुआ है मिले, उनसे जाके मिलें। किसी से कोई मसला है उससे माफ़ी मांग लें, उससे कहें कि बस हो गया, बहुत हो गया। दिलों को साफ़ करें, कदूरतें दूर करें, मोहब्बत को फैलाएं और दोबारा से अपने ताल्लुकात को असर नो जैसे वो थे वैसे ही रखें। और इन 3 दिनों में उन सब लोगों को मना लें जिनसे आपने लड़ाइयाँ की हैं पिछले 1 साल में, जो भी है। तो मेरा ख्याल ये, और दूसरा ये कि इसको मैं जोड़ूंगा ज़बान से और शायरी से, जैसे अदब का मैं बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं वहीं से जोड़ता हूँ। तो आप लोगों को पढ़ना सीखें। हर इंसान खुद में एक कहानी होता है। जब आप मुशाहिदा करते हैं लोगों के उसके ऊपर क्या गुजरी है, अपने आप को वहाँ रख कर देखते हैं, इतना आपके अंदर एहसास होता है, इतने एहसास हो जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हर इंसान के अंदर इतना एक शायर मौजूद होता है कि वो इन चीज़ों से कुछ ना कुछ दिल उसका नरम हो जाता है और वो बाकी मामलात में जुल्म करने से बच जाता है, वो नर्म हो जाता है। ऐसे ही, और अक्सर कहा भी जाता है कि शायर जो है बड़े हसास होते हैं। जी। ये भी होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर नजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनको आप अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं अपनी किसी भी रील या स्टोरी में। और उमैर नजमी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि उनका कोई टिकटॉक प्रोफाइल मौजूद नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे उमैर नजमी साहब ने की, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं, काम कर रहे
रहे होते हैं, और बहुत सारे हादसात हमने कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में होते हुए देखे हैं। तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, हम अपनी अना में बैठे रह जाते हैं और हम याद करते रहते हैं उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, मैं नहीं झुकूंगा, अगला बंदा झुकेगा। इसी बहस मुबाहिसे और इसी लड़ाई में जो है ना वो ज़िंदगी गुजर जाती है और ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता। और जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रहता। तो यही जो घड़ियाँ, जो चंद लम्हे, जो पल हैं आपके पास, वो उन्हीं के साथ गुजारें जिनके साथ आप वाकई गुजारना चाहते हैं। बहुत सारी जो गलतियाँ उनसे हुई या आपसे हुई, या माफ़ी मांग लें या उनको माफ़ कर दें। ईद का मौका है और ईद वैसे ही अल्लाह मियां के तरफ से जो है वो तमाम तर मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा होता है। तो तोहफे को फिर तोहफे की तरह एंजॉय करें, मीठा खाएं, सोएं कम, और तमाम तर लोगों से मिलें जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और उन तमाम तर लोगों को याद रखें जो कि इस ईद की खुशियाँ जो हैं वो इस महंगाई के दौर में नहीं मना सकते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। हमारी जानिब से आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक।